तो ये एक बहुत ही बहादुरी की कहानी है इंडियन आर्मी की, जिसके ऊपर आज तक एक भी किताब नहीं थी। 1965 बैटल हम पाकिस्तान के अगेंस्ट जीते थे, जिसमें बहुत सारे एरियाज़ में इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, सब ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। जिस तरह की लड़ाई थी और जिस तरह की बहादुरी और सैक्रिफाइस के साथ हिंदुस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके 8 किलोमीटर अंदर जो उनका पास है, जिसका नाम हाजीपुर पीर पास है, जहां से वो टेररिस्ट और इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे थे, उसी को पकड़ के दबोच लिया। कश्मीर पीओके के लोग और कुछ वॉलंटियर्स ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से उन सबको इकट्ठा करके उनको गुरिल्ला वॉरफेयर या टेररिस्ट वाली पूरी ट्रेनिंग दे दो। ये जिम्मेदारी दी गई 12 डिव को। 12 डिव उनके कश्मीर की बटालियन पीओके की एक पूरी डिवीजन है। तो उसमें एक थे मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, उनको ये काम दिया गया। ओके। और उन्होंने ये सारे टेररिस्ट को ट्रेन किया कश्मीर के अंदर। और फिर 65 आते आते अगस्त में उन्होंने प्लान बनाया कि हाजी पीर के थ्रू हम कश्मीर में बहुत सारे टेररिस्ट भेज देते हैं। क्या ऑर्डर्स थे इन 30,000 लोगों के लिए? गांव गांव में जाओ, ब्रिज उड़ा दो, सड़कें तोड़ दो, हॉस्पिटल बम से उड़ा दो, स्कूलों को तबाह कर दो और लोगों को डरा दो। और जब ये पूरा कश्मीर ऐसे पूरा सहम जाए और डर जाए, तो एक टुकड़ी जो है वो आगे चलती रहेगी और वो पहुंचेगी श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचने के बाद में एयरपोर्ट पे कब्जा कर लो और रेडियो स्टेशन पे कब्जा कर लो। और रेडियो स्टेशन में कब्जा करके एक उनको कागज़ दिया गया था, ये कागज़ पढ़ दो। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको दिया कि ये वाला कागज़ पढ़ दो। उसमें लिखा हुआ था कि ये लोकल अपराइजिंग है और इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे बड़ी यातनाएं करती है, इसके लिए लोकल अपराइजिंग है और कश्मीर जो है आज से इंडिपेंडेंट कंट्री। 150 लोकल बकरवाल्स वर हायर्ड एंड दे वर assured that we'll give you twice the rate to carry our stretchers, जो हमारे जवान शहीद हो गए हैं या जो हमारे जवान इंजर्ड हैं उनको लेके जाने के लिए। तो दे हैप्पीली केम एंड दे डिड। एंड सबसे मूविंग बात यह है कि जब पूरा ये सब ऑपरेशन खत्म होकर वापस जा रहे थे, मेजर साहब उनको पेमेंट करने लगे तो उन्होंने पेमेंट नहीं लिया। 150 लोगों ने, एंड दे आर एक्सट्रीमली पुअर एंड दे सेड हम पैसा कैसे ले सकते हैं सर, हमारी आर्मी हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है, हम अपनी मदरलैंड के लिए फाइट कर रही है, हम आपसे पैसा लेंगे? बहुत बढ़िया, थम्स अप आ चुका है दोनों तरफ से। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम आबिर लायरी, यू आर वाचिंग व्हाट्सअप आबिर, दिस इज एबीपी लाइव पॉडकास्ट. Joining me today in conversation is Kulpreet Yadav with his brand new book, The Battle of Haji Pir. It's a very important battle for the Indian military, for the Indian diaspora. And क्या है, because a lot of people may not know about this battle, कि 1964 में कैसे पाकिस्तानी ट्रूप इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए यहाँ आ गए थे और उसके रिटेलिएशन में इंडियन फोर्सेस ने फटाफट चीज़ों को एक्सपेडाइट किया और इस बैटल को जीता और कैसे कैप्चर किया. फर्स्टली वेलकम टू एबी लाइव पॉडकास्ट. हाउ आर यू? Thank you, Abir. I'm feeling absolutely great. It's a pleasure to be here. Thank you. Pleasure is all mine, I would say, because it's a very interesting topic. Yes, it a is. lot of people may not know about it. Yes. ये एक बहुत important, how should I say, milestone है Indian Absolutely, you've nailed it. Absolutely, it's a milestone. क्या है बैटल ऑफ हाजीपीर? क्या था, मतलब फॉर ऑल दोज पीपल हु डू नॉट नो, एक मतलब छोटे ब्रीफ में आप समझा दीजिए. सबसे पहले तो ये एक बहुत ही बहादुरी की कहानी है इंडियन आर्मी की, जिसके ऊपर आज तक एक भी किताब नहीं थी. ओके. एक भी किताब नहीं है? एक भी किताब कुछ नहीं डॉक्यूमेंटेड होगा लेकिन किताब हाँ, नहीं. डॉक्यूमेंटेड जरूर है. 1965 बैटल हम पाकिस्तान के अगेंस्ट जीते थे, जिसमें बहुत सारे एरियाज में इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, सब ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी. तो वो सारे 65 की बुक्स तो अवेलेबल हैं. उसमें शायद 2 पन्ने, 3 पन्ने, 5 पन्ने, मैक्सिमम 10 पेजेस माइट बी देयर ऑन हाजी पीर. बट जिस तरह की लड़ाई थी और जिस तरह की बहादुरी और सैक्रिफाइस के साथ हिंदुस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके 8 किलोमीटर अंदर जो उनका पास है, जिसका नाम हाजीपुर पीर पास है, जहां से वो टेररिस्ट और इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे थे, उसी को पकड़ के दबोच लिया. और उसी के कारण हम एक तरह से कश्मीर को बचा पाए. अदरवाइज जो उनका प्लान था, जैसा आपने सुना होगा, ऑपरेशन जिब्राल्टर, वो इतना ही डेंजरस प्लान था, इतना कैंसरस प्लान था कि अगर हम ये नहीं करते तो शायद हो सकता है हम कश्मीर को शायद हमारे हाथ से निकल जाता.
प्लीज हैव इट। आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लीजिए। Okay, thank you. I like ABP's hospitality. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। Okay. तो अब स्टार्ट करते हैं जिब्राल्टर के बारे में। हाँ। क्या बना, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं वो डिकोड तो हुआ ही होगा। हाँ। हाउ एग्जैक्टली द पाकिस्तान आर्मी थॉट अबाउट जिब्राल्टर, और क्यों बनाया और क्या बनाया। सो पाकिस्तान में क्या चल रहा था जब 1962 में इंडिया वॉर हार गई चाइना के साथ, तब उनको लगने लगा कि शायद वो लोग भी इंडिया को अटैक करके कश्मीर का हिस्सा वो छीन सकते हैं। तो उन्होंने उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी उन्होंने ये बनाई कि कश्मीर पीओके के लोग और कुछ वॉलंटियर्स ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से उन सबको इकट्ठा करके उनको गुरिल्ला वॉरफेयर या टेररिस्ट वाली पूरी ट्रेनिंग दे दो। ये जिम्मेदारी दी गई 12 डिव को। 12 डिव उनके कश्मीर की बटालियन है। पीओके की एक पूरी डिवीजन है। तो उसमें एक थे मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, उनको ये काम दिया गया। ओके। और उन्होंने ये सारे टेररिस्ट को ट्रेन किया कश्मीर के अंदर। और फिर 65 आते आते अगस्त में उन्होंने प्लान बनाया कि हाजी पीर के थ्रू हम कश्मीर में बहुत सारे टेररिस्ट भेज देते हैं। तो लगभग उन्होंने 30,000 टेररिस्ट भेजे, जिसमें उनके खुद के आर्मी पर्सनल भी सम्मिलित थे। 30,000 लोग उन्होंने भेजे एक बहुत ही प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में। और 12 डिव ने ये वाला जो पूरा उनका जो प्लान था, ये उन्होंने पहले प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया म्यूरी में। म्यूरी वहाँ पे हिल स्टेशन है जो 12 डिव का हेडक्वार्टर भी है। तो वहाँ पे मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने ये पूरा फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनको ये पूरा प्लान प्रेजेंट किया। फॉरेन मिनिस्टर उस समय थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने ये प्लान रेकमेंड किया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये प्लान अप्रूव किया कि ठीक है, वहाँ पे भेजो और दहशत फैलाओ। क्या ऑर्डर्स थे इन 30,000 लोगों के लिए? गांव-गांव में जाओ, ब्रिज उड़ा दो, सड़कें तोड़ दो, हॉस्पिटल बम से उड़ा दो, स्कूलों को तबाह कर दो और लोगों को डरा दो। और जब ये पूरा कश्मीर ऐसे पूरा सहम जाए और डर जाए, तो एक टुकड़ी जो है वो आगे चलती रहेगी और वो पहुंचेगी श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचने के बाद में एयरपोर्ट पे कब्जा कर लो और रेडियो स्टेशन पे कब्जा कर लो। और रेडियो स्टेशन में कब्जा करके एक उनको कागज दिया गया था, ये कागज पढ़ दो। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको दिया कि ये वाला कागज पढ़ दो। उसमें लिखा हुआ था कि ये लोकल अपराइजिंग है और इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे बड़ी यातनाएं करती है, इसके लिए लोकल अपराइजिंग है और कश्मीर जो है आज से इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया, ऐसा वो लोग डिक्लेयर करें। और ऐसा डिक्लेयर करने के बाद में पाकिस्तान, इट वाज द प्लान, विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच विल say that this is a legitimate country and they will give recognition to Kashmir and Kashmir will become an independent country. This was their plan. ये प्लान कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ? ये प्लान काफ़ी आगे तक सक्सेसफुल हुआ। पहली बात तो इतना इंटेलिजेंस से किया, इतनी सीक्रेसी से किया कि हमारी इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला। बट 30,000 लोग बहुत बड़ा नंबर। 30,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। इस बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ मैंने नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। उनके एयरफोर्स चीफ को नहीं पता था, उनकी आर्मी में आधे जनरल्स को नहीं पता था कि ये प्लान चल रहा है। इट वॉज अ वेरी वेल केप्ट सीक्रेट एंड क्रेडिट मस्ट गो टू देम फॉर कीपिंग इट अ सीक्रेट लाइक दिस। जब पूरे कश्मीर में ये जहर फैल गया, तो इससे पहले कि वो एयरपोर्ट पहुंचते या वो रेडियो स्टेशन पे कब्जा करते, जगह जगह पे उन्होंने आर्मी यूनिट्स को अटैक करना शुरू कर दिया। आप पढ़ेंगे तो रियलाइज करेंगे कि आर्मी को पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से कौन आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ग्रीन कलर की सलवार कमीज पहनी हुई है और सेम वहाँ पे लोकल लोग भी पहनते हैं। लोकल लोगों के साथ मिक्स हो गए, लोकल लोगों को डरा दिया। तो आर्मी किस डायरेक्शन में जाए जब आपको पता ही नहीं है दुश्मन कहाँ है, तो कैसे लड़ोगे? तो इस बीच जब जहर इतना ज़्यादा फैल गया, तो एक लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह करके एक बहुत ही केपेबल जीओसी होते थे उस समय, जीओसी इन सी, और उनको वीर चक्र मिला था ड्यूरिंग 1947 कश्मीर में तीथवाल एरिया में। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उन्होंने एक रिकमेंडेशन भेजी आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में कि हम एक एक को नहीं पकड़ पाएंगे, यहाँ पे हमको बॉर्डर क्रॉस करके हाजी पीर पास को कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे जितने भी लोग हैं ना, ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएं, ना इनके पास सप्लाई आ पाए, ना ये वापस जा पाए। हम पूरा पास को ही कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद में हम इनको ऑप्शन देंगे कि भैया या तो सरेंडर करो या फिर आप गोली खाओ।
तो ये वाला प्लान जो है वो बड़ा ही एक ऑडेशियस प्लान था। एक आप बॉर्डर कैसे क्रॉस कर सकते हो? अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता था कि इंडिया किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है, जैसे नेटो है, वैसे दो और ऑर्गेनाइजेशन बने थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, ओके सीटो और सेंटो। ओके दोनों का मेंबर था पाकिस्तान, इंडिया मेंबर नहीं था। और उसमें बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज मेंबर्स थे जिन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था कि हमारे किसी मेंबर देश पे कोई अगर बॉर्डर क्रॉस करेगा, अटैक करेगा, तो वी विल सपोर्ट। तो उनको पता था सीटो सेंटो कारण अमेरिका हमको सपोर्ट करेगा। और चाइना की दोस्ती तो बहुत ही पुरानी, चाइना ने बोला हुआ था कि एक बार आने दो, हम तुमको हेल्प और करेंगे। तभी इंडिया चाइना से हारा, मतलब इंडिया चाइना का लड़ाई थी लड़ाई पहले। तो उनको लगता था कि इंडिया कभी भी दो दो साइड में लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, चाइना और पाकिस्तान के साथ। सो दे वर 101% कॉन्फिडेंट अंडर नो सर्कमस्टांसेस इंडिया इज गोइंग टू क्रॉस द बॉर्डर और डू एनीथिंग। They were confident that India will do nothing. They'll just sit quiet and Kashmir will become an independent country. After that, they are at liberty to gobble it if they want. बट क्या ये सीटो सेंटो ने कुछ कमाल की बात यह है कि जब ये आर्मी चीफ के पास आया, उस समय आर्मी चीफ हुआ करते थे जनरल जेएल चौधरी। ओके वो मोहम्मद अयूब खान के कोर्समेट थे, बिकॉज पहले तो इंडिया एक अच्छा, ही एक ही था। तो वो उनके कोर्समेट थे। और वो उनके कंपनी में भी कहीं पे पोस्टेड थे, साथ में मैंने पढ़ा था। ओके तो ही वॉज नोइंग अबाउट हिम। सो जनरल चौधरी ने ये प्लान अप्रूव करके, मतलब रेकमेंड करके प्राइम मिनिस्टर के पास भेज दिया। लाल बहादुर शास्त्री उसमें प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने उस ऑर्डर पे मोहर लगा दी कि बॉर्डर क्रॉस करो और अटैक करो। तो ये जिम्मेवारी दी गई आर्मी में 1 पैरा को एसेंशियली, और 1 पैरा ने ये काम किया। क्या बात। और कितने दिन तक का चला ये पूरा प्रोसेस, जब उन लोगों ने एंटर करना स्टार्ट किया हाजीपीर के थ्रू, और टिल हम हाजीपीर को कैप्चर किया? सो अराउंड अर्ली अगस्त उन्होंने स्टार्ट कर दिया था फेजेस में। पहले वीक ऑफ अगस्त में हमने 25 अगस्त का प्लान किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये उरी और पूंछ का एरिया है। राइट। अगस्त का महीना था, अभी भी अगस्त के महीने में ही है, तो बर्फ़ तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन ठंडी तो वही सिंगल डिजिट में टेम्परेचर सही था। बात है। और बारिश की वजह से और ठंडा, और सबकी यूनिफॉर्म गीली हो गई, बड़ा मुश्किल था। सो 25 को एक दिन डिले किया, 26 सोच के कि बारिश आ रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन बारिश चलती ही रही। तो 26, 27, 28 तारीख को हमने हाजी पीर को जाके कब्जा किया। लेकिन हाजी पीर को कब्जा करने से केवल काम नहीं चलने Problem वाला solve था, नहीं हुई। क्योंकि हम तो बहुत अंदर जाके हमने कब्जा कर लिया। अब दुश्मन तो चारों तरफ हमारे हैं ना, अगर वो चारों तरफ से हमको घेर लेगा तो हम क्या करेंगे? तो इसीलिए एक छोटे तौर पे आपको बताऊं तो इन अ पीरियड ऑफ 28 days 15 battalion level attacks were were fought in the entire area which is known as Hajipir Bulge. Which is around 500 square Around kilometers. 500 square kilometers. उरी शहर है, पुंछ शहर है, इस साइड पीओके है, और उरी और पुंछ के बीच में लैंड मास जो बॉर्डर जो है ना वो ऐसे आता है, तो पूरा इंडिया के अंदर घुसता हुआ इसके है। आजू बाजू वैली है, वो एक बल्ज है। नो, वैली नहीं है, वो एक पूरा लैंड का पीस ही है। Like if you look at the map and if you look at Uri and Poonch, if you draw a straight line, that is not how you can, you can make a passage from Uri to Poonch. Oh. You have to, keep traveling eastwards for about 150, 200 kilometers, then take a curve and then go westwards to Poonch, because this whole area. So in a normal language, this is called as a Haji Pir Bulge. So Indian Army realized that just by capturing Haji Pir Pass is not enough. We'll have to capture the whole bulge, which meant that we have to launch attack from Uri, but we also have to launch attack from Poonch, from the south. So Uri से जो अटैक किए गए थे, that operation was called as Operation Bakshi, और जो पुंछ से अटैक किया गया था, that was called as Operation Folad. वाओ। कौन कौन थे इसमें मेजर फेसेस जिन्होंने मतलब जिन्होंने कमाल का काम किया? ऑफ कोर्स उनको अवार्ड्स मिले, सब कुछ मिला, लेकिन कौन थे? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कई बार अनसंग रह जाते हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती। एज यू मेंशन कि इस पर किताब ही नहीं लिखी गई है आज तक। कभी बड़े बड़े 1965 वॉर की बात करेंगे तो 4-5 पन्ने आ जाते होंगे, लेकिन ऐसे नामों के बारे में भी लोगों को जानना ज़रूरी है। So 1 para was led by Major Ranjit Singh Dayal. ओके। He was a 37-year-old Sikh officer, very brave, very capable, and very resourceful, intelligent, initiative taking. तो उनको जब ये जिम्मेवारी दी गई तो उनके नीचे 1 पैरा में 4 कंपनियां थी। ओके। अल्फा, ब्रावो, चार्ली,
डेल्टा, ABCD. Okay. ABCD का कॉम्पोजिशन बड़ा इंटरेस्टिंग था. सो ए हैड, एक कंपनी में 120 लोग होते हैं. Okay. A had all Sikh people, and B had all Dogras, Okay. and Charlie had all Jats, and Delta had all Ahirs. All Ahirs. All Ahirs. So these four communities were there in these four companies, and this was led by Major Ranjit Singh Dayal. So अब उन्होंने हाजीपीर पहुंचने से पहले लगभग 3-4 लोकेशंस पे कब्जा करना था. तो वो कहानी ऑफ कोर्स सारी डिटेल तो बुक में ही है. पहला फीचर था संख में पहली बार अटैक किया तो हमारा अटैक फेल हो गया. हमारे कुछ लोगों को पकड़ लिया गया, उसमें से एक उनके पास ही रह गया. अगले दिन जब हमने उसको कब्जा किया तो हमारे को उस सिख सोल्जर की टॉर्चर की हुई बॉडी मिली. ऐसे तो हमने पहला वो किया, कब्जा किया. फिर हमने नेक्स्ट जो लोकेशन थी, पोजीशन थी, वो हमने कॉन्कर की. फिर हमने तीसरी पोजीशन कॉन्कर की. तो बीच में हमारे लोग भी लड़ते रहे, सैक्रिफाइसेस हुए काफ़ी सारे. फिर उसके बाद हाजीपीर से पहले एक नाला था विच इज कॉल्ड एज हैदराबाद नाला. Hyderabad. Yeah, not this spelling of Hyderabad. It is HAIDARABAD. It is locally called हैदर वाला हैदराबाद. So जब उसको क्रॉस कर रहे थे तो पानी यहाँ तक था. So the nala was in And total again spade. ठंडी. सर्दी, यूनिफॉर्म आपकी गीली. शक्करपारे लेके गए थे, वो गीले हो गए. पहले दिन के बाद में उनके पास अगले 2-3 दिन तक खाना नहीं था. खाना बाद में उन्होंने कैसे खाया हाजीपीर पे पहुंच के, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. उसमें आऊंगा कि ये हाँ, सब जो लॉजिस्टिक्स है वो कैसे मैनेज हुए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कंट्री है. लॉजिस्टिक्स बड़े इंटरेस्टिंग वे में मैनेज किए. अगेन रिसोर्सफुलनेस ऑफ मेजर दयाल. तो जब वो नाला हमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद जब हम चढ़ के ऊपर जा रहे थे तो आधे रास्ते पे एक ना इनको हट नजर आई जिसमें से धुआं निकल रहा है. तो दयाल साहब ने सबको होल्ड करने के लिए बोला और सारी कंपनी इधर उधर रुक गई थी. फाइनली डेल्टा कंपनी जा रही थी जिसमें कुछ सिख कंपनी के अल्फा कंपनी के सिख सोल्जर्स भी उसमें थे. सो यू कैन से 130-140 जवान्स, 3-4 ऑफिसर्स and Major Ranjit Singh Dayal quietly are trying to climb that mountain in the dead of night after crossing the Hyderabad Nala. They are wet, they are hungry, they are also not aware the enemy is going to pop up from where. And at that point they see a hut with smoke coming out. So they go there close, the door is kicked open and they find inside around 10 to 12 people huddled around a fire and they are sitting. So an investigation is carried out and Major Saab comes to know that these people are Pathans, Pakistani Pathans, who actually had vacated one of the key positions, जो border पे positions enemy हम लोग भी जैसे दोनों लोग मैन करते हैं, वहाँ से वो वापस अपने घर आ रहे हैं. और जिन्होंने भी उनको रिप्लेस किया होगा वो वहाँ पहुँच चुके हैं. तो उनके पहुँचने के बाद में ये लोग वापस जा रहे हैं. तो दे आर ऑन द वे. तो बहुत घबरा गए. उनके वेपन्स एक साइड में रखे हुए थे. सबसे पहले तो हमने उनके वेपन्स ले लिए. अब उनको लगा अब इंडियन आर्मी तो हमारे को मार देगी. बट दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी, राइट. सो ही स्टार्टेड बेगिंग कि सर प्लीज़ डोंट किल अस. सो मेजर साहब सेड तो तुम्हारा क्या काम, तुम्हारे लिए क्या काम कर सकते हो. बोला सर आप जो बोलो हम आपके लिए करेंगे. तो हमने उन 10-12 लोगों को यूज़ किया एज म्यूल्स. अपना ज़रा भारी सामान था, अभी तक हम पहुँचे भी नहीं हाजीपीर पास, वो उनके कंधों पे रख दिया, उनके सर पे रख दिया, बोला हमारा सामान लेके चलो तुम ऊपर. तो उनको हम ऐसे लेके गए. फाइनली हाजीपीर में हमने कैप्चर किया. और हाजीपीर कैप्चर करने के बाद में हाजीपीर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर कोई नहीं था. वो लोग भाग चुके थे डर के मारे. तो हमको पता चला कि अब भाग तो चुके हैं लेकिन वो पक्का काउंटर अटैक करने के लिए और फोर्सेस वगैरह लेकर आएंगे. जो बाद में हुआ उसमें फिर जाके हमने एक कंटूर लाइन थी वहाँ पे फिर हमने हाजीपीर के आगे जाके लड़ाई की. उसमें बहुत सारे लोग हमारे शहीद हुए. लेकिन उन्होंने 3-4 बार हमारे पे काउंटर अटैक किया. 3-4 दिन में हमने हर बार उनको रिटालिएट कर दिया. अब 3-4 दिन हो चुके हैं, खाना नहीं है. आप बैठे हो हाजीपीर पास पे, हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता बिकॉज वी आर इन पाकिस्तान एंड एवरीबडी और द एनिमी इज नॉट फार. हाजीपीर वाज एक्चुअली इन पाकिस्तान. एक्चुअली इन पाकिस्तान, यस. बट आज की डेट में वो हमारे पास है. नहीं, वो आई विल कम टू दैट. इट इज नॉट विद अस.
So we've done a strategic blunder after that. But that is something that I'll come to later. This is I guess about Tashkent. Tashkent Agreement, yeah. ठीक है, हाँ, we'll come to that. We'll come to that. So what happened was these people were अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो helicopter आ नहीं सकता because helicopter will be in danger. Air operations are not possible in that area and on enemy land. So and we are very far away from our base camp. So you know logistics cannot reach here. So what to do? So one jawan pointed out to Major साहब that वो पहाड़ के ऊपर स्लोप पे बहुत सारी बकरियां और भेड़ घूम रहे हैं, बोला उनको पकड़ लेते हैं सर। तो उनको पकड़ा गया और भूख में तो इंसान सर्वाइवल के लिए कुछ भी करता है, तो उनको बुचर करके, सॉल्ट भी नहीं था उनके पास, मिर्ची भी नहीं थी, खैर किसी तरह से उन्होंने कच्चा पक्का खाया। फिर हमने आगे जब पूरी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली, फिर बाद में हमारा इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी आया और फिर हमारे को बहुत सारा राशन वगैरह मिल गया, तो वो पोजीशन हमने कंसोलिडेट कर ली। तो ये हाजी पीर की कहानी है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है। जब हमारे बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए और उनको बेस कैंप लेकर आना था, तो स्ट्रेचर में, हाँ वो एक स्ट्रगल है, कैसे लेके जाओगे। तो एक जेसीओ थे, उनको मेजर साहब ने काम पे लगाया, तो उन्होंने गांव में जाके ना, आसपास के लोकल गांव में, वहाँ बकरवाल रहते हैं गुजर्स, मुस्लिम गुजर्स, तो 150 लोग इकट्ठे किए कि हमारे जो इंजर्ड लोग हैं उनको स्ट्रेचर पे लेके जाओ, आपको डबल पैसा देंगे, जो आर्मी का पोर्टर रेट होता है उसका 2 टाइम्स देंगे। वो आ गए। बट उनके लिए लॉजिकली इफ देवर पाकिस्तानीज, उनके लिए तो गद्दारी वाली बात होगी। नहीं, वो हम बकरवाल अपने इंडिया से ही लेकर आए। अच्छा, हाँ, यहाँ से वहां लेके चले गए। हाँ, बिकॉज वी वर जस्ट 8 kilometers inside. Okay. So we hired our own local Bakarwal So they were not people. Pakistanis. So what happens in the border at that time? We're talking about 1965. See, there is no fence where you decide who's where. Okay, right. Right? They are local Kashmiri people, whether they are from POK or they are, from Indian Kashmir, our own Kashmir. They are actually, the whole Kashmir is ours. But at that time, there was not that much of sense. Today, of course, it's difficult for people to move between the two parts. True. But at that time, it was very different. Anyway, the point that I'm making is that 150 local Bakarwals were hired, and they were assured that we'll give you twice the rate to carry our stretchers, जो हमारे जवान शहीद हो गए हैं या जो हमारे जवान इंजर्ड हैं उनको लेके जाने के लिए। तो दे हैप्पीली केम एंड दे डिड। एंड सबसे मूविंग बात यह है कि जब पूरा ये सब ऑपरेशन खत्म हो गया, वापस जा रहे थे, मेजर साहब उनको पेमेंट करने लगे तो उन्होंने पेमेंट नहीं लिया, 150 लोगों ने। एंड दे आर एक्सट्रीमली पुअर एंड दे सेड हम पैसा कैसे ले सकते हैं सर, हमारी आर्मी हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है, हम अपनी मदरलैंड के लिए फाइट कर रही है, हम आपसे पैसा लेंगे। दिस इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ द बुक्स दैट आई रेड and it really moved me a lot that हाँ, मतलब और ऑनेस्टली मतलब 150 लोग, और वो है एक दिन का 4 घंटे का ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ. वो काफी दिनों का ऑपरेशन है, बहुत पैसे, और ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, फॉर देम टू सैक्रिफाइस, इट्स इंडीड अ वेरी मूविंग इमोशन। या एब्सोल्युटली। सो और इस तरह के 3-4 और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं जो मैं बुक की सारी बातें बता दूंगा तो फिर नहीं, ठीक है, बुक कौन पढ़ेगा। ट्रू। बट फॉर ऑल दोस पीपल जो हम अभी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, और फॉर ऑल दोस पीपल हु आर इंट्रिग्ड बाय द फैक्ट कि यार जब वो हमारा हो गया हाजी पीर, तो हमने उसको दे क्यों दिया, ये ब्लंडर क्यों हुआ वापस? हाँ, वो अगेन और कब हुआ? हाँ, वो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बाद में बताऊंगा, बिकॉज अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ कि 1 पैरा तो एक ही बटालियन थी और ऐसी 15 बटालियन ने लड़ाई लड़ी है। ओके। सो नॉर्थ साइड से विच वाज 6-8 ब्रिगेड, उसके एक बहुत ही केपेबल और बहुत ही अवार्डेड, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इस तरह के एक ब्रिगेडियर थे। उनका नाम था ब्रिगेडियर जोरावर चांद बख्शी। ओके। तो उनके नाम पे इस ऑपरेशन का नाम दे दिया गया था ऑपरेशन बख्शी, जो कि हमारे ब्रिगेड कमांडर, जिसके नीचे 1 पैरा थी। ठीक। 1 पैरा जैसे उरी वाले से जो स्ट्राइक हो रहे थे। हाँ, सब मैं उरी की बात कर रहा हूँ, बहुत बाद में पहुंचाएगा। ठीक है। सो उरी से 1 पैरा गई। सो 1 पैरा एक ऐसे एक और बटालियन थी जिसका जो थी 19 पंजाब। ओके। और एक थी 4 राजपूत। ओके। और ऐसे करके और 3-4 बटालियन थी। बाद में एक और बटालियन ज्वाइन करती है कुछ दिनों के बाद में, जब हम हाजी पीर कैप्चर कर लेते हैं उसके बाद। उनका भी बड़ा बहादुरी वाला रोल है, दैट इज 6 डोगरा। ओके। सो 1 पैरा को पहले सक्सेस नहीं मिली थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेम वे 19 पंजाब, एक उनको पहाड़ कैप्चर करने के लिए बोला गया था जिसके ऊपर पाकिस्तानी बैठे हुए थे, अगेन अक्रॉस द बॉर्डर, दैट वाज कॉल्ड बिदोरी, BEDORI। फर्स्ट अटेम्प्ट वी ट्राइड, वी कुड नॉट सक्सीड। 4 राजपूत ट्राइड टू कैप्चर दैट, दे कुड नॉट सक्सीड। देन 19 सिख के CO थे कर्नल संपूरन सिंह।
उन्होंने जाके ब्रिगेडियर साहब को बोला कि मैं आई वांट वन मोर चांस टू अटैक। तो बोला अभी तो आप ही फेल हो गए, दूसरी बटालियन फेल हो गई, इतने ज़्यादा जान का नुकसान हमको उठाना पड़ा। तो बोला नहीं सर, आई एम गोइंग टू ट्राई फ्रॉम दैट एंगल। बोला दैट एंगल इज़ वेरी डिफिकल्ट। बोला आई एम गोइंग टू ट्राई। एंड कर्नल संपूर्ण सिंह की कमांड में लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे लड़ाई लड़ी। गुड परसेंटेज ऑफ पीपल sacrifice their lives, but we were able to capture भदौरी। एंड बाद में 19 पंजाब आगे जाते जाते कहूता करके एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने और एक बहादुरी का कारनामा दिखाया। संपूर्ण सिंह साहब को 2 वीर चक्र मिले, एक वीर चक्र और एक महावीर चक्र, फॉर द सेम बैटल विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज। ओह, या ये होता है वैसे? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज सी यू आर अवॉर्डेड, यू आर गिवन अ मेडल फॉर ब्रेवरी। इट इज समथिंग लाइक आप ओलंपिक में जाके क्या 2 मेडल नहीं जीत सकते हो? सही बात। अभी अभी हमारे सामने एग्जाम्पल है 2 मेडल, बिल्कुल सही बात। राइट। सो उस तरह से उनको 2 मेडल मिले। ऐसे ही बाकी बटालियन, तो ये तो पूरा नॉर्थ से अटैक था, तो पूरा हमने नॉर्दर्न रीजन को कैप्चर कर लिया। फिर पुंछ से जो अटैक था, तो पुंछ में भी बहुत सारी बटालियंस थी। पुंछ के जो ब्रिगेडियर साहब थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर जोरा सिंह। ओके। और उसका नाम रखा था उस ऑपरेशन का ऑपरेशन फौलाद। ऑपरेशन फौलाद में जो मेजर 2 बटालियंस थी, वो थी 2 सिख और 3 डोगरा। ओके। वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कैप्चर कर पाए थे। तो वहाँ पे पुंछ की तरफ से भी उनको, जो पुंछ की तरफ से जब वो दुश्मन को बॉर्डर क्रॉस करके गए, तो उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये वाली पीक हमको अटैक करनी है। एक का नाम था राजा, एक का नाम था रानी, 2 पीक थी, नाम ऐसे दे देते हैं। तो उस समय वो हम उनको कैप्चर नहीं कर पाए। एंड अगेन हमको काफ़ी हमारी जानें गई और वापस आ गए हम लोग, और फिर से दोबारा प्लान करके थोड़ा सा चेंज किया और फिर से हमने अटैक किया। तो सेकंड अटेम्प्ट में हमारे को उसमें वो सफलता हासिल हुई। उसमें एक कर्नल नरेंद्र नाथ खन्ना थे। ओके। कर्नल NN खन्ना, वो 2 सिख के CO थे। और हुआ ये था कि जो राजा पीक था उसको 3 डोगरा कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो कर्नल खन्ना साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि 2 सिख कैप्चर करेंगे। ठीक है। तो 2 सिख ने कैप्चर तो कर लिया नेक्स्ट अटेम्प्ट में, बट कर्नल खन्ना साहब को गोली लग गई, तो वो उनकी जान वहाँ चली गई। तो उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और उनको इस चीज़ के लिए महावीर चक्र भी मिला। इस तरह की और अगर हम पुंछ साइड से बात करें तो मेरे पास और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। सिपाहियों की हैं, JCOs की हैं, ऑफिसर्स की हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो ये एक बहुत ही अच्छी लड़ाई थी। और जैसा आपने बोला कि ये हमने अगस्त में तो पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। जनवरी तक आते आते वो यूनाइटेड नेशंस ने एक हमारा पीस एग्रीमेंट कराया इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान ने हमारे को दिलासा दी कि हम लोग प्लीज़ हमारा लैंड वापस कर दीजिए, हम कभी भी इसको इन्फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। और इंडिया बीइंग मैग्नानिमस बिग ब्रदर, हमने उनको वो पूरा का पूरा 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वापस दे दिया, क्योंकि उन्होंने हमको लिख के दे दिया कि हम लोग कभी इस पास को यूज़ नहीं करेंगे। और तब से लेके आज तक वो इस पास को यूज़ करते हैं टेररिस्ट बेचने के लिए। तो ये एक इसका सैड एंडिंग रहा कि इतने सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, इतने सारे लोगों ने अपने प्राण दिए, और ये बहुत ही बहादुरी की लड़ाई थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट। बारिश में उस साइड के बॉर्डर के एरिया के मैप भी नहीं था हमारे पास, तो हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, और दुश्मन कहाँ से कैसे आ जाएगा। इंटेलिजेंस तब कैसे मिलता था इंटेलिजेंस? So most of these operations were done on sheer guts. ओके। Let's go in the dark and see what happens. You know, on आज sheer हम instinct. 2024 में बैठे हैं, हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है। हाँ। हम वहाँ के मैप्स कैप्चर कर सकते हैं, 50 चीज़ें हैं, टेक है। तब तो टेक नाम का कुछ भी नहीं था, तब कंप्यूटर तो किसी ने देखा नहीं था क्या होता है। बिल्कुल नहीं। फोन एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वॉकी टॉकी भी आई डाउट होते होंगे, नहीं वॉकी टॉकी तो होते थे, वो मैग्नेट्रॉन वाले फ़ोन रहते थे जो वो आप हैंड पावर्ड। और मतलब आज बाकी VHF, MF और HF कम्युनिकेशन तो था। ये क्या होता है, प्लीज समझा दीजिए, मुझे नहीं पता ये। ये जो नॉर्मल हाई HF हाई फ्रिक्वेंसी होता है, मीडियम फ्रिक्वेंसी होता है, जो आप वॉकी टॉकी बोल रहे हो, हाँ। दैट इज लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, VHF. ओके। So these equipments, communication equipments are very basic in nature. Okay. And these equipments have been available from World War. ओके। So these were there. बट देन तो आज हम इतने सालों बाद टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुके हैं। आज की डेट में चीज़ें बहुत ईजी हैं, बट आई गेस
उस टाइम पे जब टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थे, इंटेलिजेंस भी इतना कुछ नहीं होगा, राइट? क्योंकि तब एकदम ही नई नई कंट्रीज हाँ मतलब इट वाज ह्यूमन इंट, आजकल क्या टेक इंट भी है, यू नो हाँ। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन. That time it was all human intelligence, you know, people, you'll have to cultivate informers, you'll have to send people across the border, which neither, you know, also let us not forget the fact that in 1965 India was an extremely poor country. And it was only after 1962 that government had decided, till from 47 to 62 government was not spending money on defense because Britishers had really Ruined our looted us economy. and squeezed us till the last bit of blood and gone from here. So when we became independent, we were focusing, rightly so, on education, on health, Infrastructure. infrastructure, on basic things, rather than spending for army क्योंकि and तब सर्वाइव भी बहुत police. जरूरी था. हाँ. But only when 1962, when we were, attacked in such a surprising way and humiliated the way we did, that sent shockwaves through India, and a country that we had always considered as a brother had backstabbed us. And then we decided, no, sorry, this is not going to work, and we probably will have to not eat food but get weapons. Unfortunately, the situation was that it demanded, and between 62 and 65, to be truthful, lots and lots of arms and ammunition was acquired. However, intelligence organization was very, very basic. Till 1962 it was hardly there, and foreign int was anyway not present, right? 65 maybe a little bit, but again, तब आई गेस ग्लोबल इंटेलिजेंस में सबसे ऊपर रशिया ही आता था, उसके बाद yeah, यूएस आता था. Russia, America, रशिया हमेशा से ही शायद थोड़ा Britain. इंटेलिजेंस में Britain. ज़्यादा ही अग्रेसिव रहा है. बट उसके बाद धीरे धीरे इवन द इंडियन आर्मी हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम देयर, एज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? Absolutely, in terms of technology, in terms of latest equipment, even our own nationwide factories have been producing good arms and ammunition. Our officers go on training abroad. We've had experience of wars. It's an unfortunate thing in one way, but also a fortunate thing in one way, because that has given us experience and exposure. So, which is why today Indian Army is considered to be one of the best in the world. Why did you thought of writing this book? कहाँ से आया? मतलब ऐसा, मतलब बहुत क्लीशे है इसलिए मैं पूछना नहीं चाहता था पहले कि ये इंस्पिरेशन या कहाँ से थॉट आया फर्स्ट? एक्चुअली क्या हुआ, बैटल ऑफ रिजांगला में मेरे 2 रिलेटिव्स ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी, और गांव में उनका बैटल ऑफ रिजांगला, जो मेरी इससे पहले वाली किताब थी, उसमें सारे साउथ हरियाणा के लोग ही लड़े थे. तो पूरे वो साउथ हरियाणा का जो एरिया है, वहाँ पे गांव में ना बहुत ज़्यादा गीत वगैरह गाए जाते हैं, और एक तरह का एक सब कल्चर है अबाउट बहादुरी एंड वैलर एंड ऑल दैट. तो वो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं बड़ा प्रोत्साहित हुआ. मैंने खुद 23 साल रादर यूनिफॉर्म पहनी है, और मैं तो पूरा प्रॉपर डिफेंस फैमिली को ही बिलोंग करता हूँ. ज़्यादातर हमारे एरिया में डिफेंस वाले ही लोग हैं. तो उसके बाद जिस तरह का मेरे को अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने आगे आके बोला कि यार कुलप्रीत, हमको इस कहानी के बारे में पता नहीं था, एंड हमारे देश में लोगों ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और हमारे को उसके बारे में पता ही नहीं है. तो लोगों को लगा कि इन सम वेज इट गेव देम कॉन्फिडेंस, इट गेव देम अ काइंड ऑफ अ प्राइड. मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ रिजांगला से रिलेटेड बिफोर आई कम टू दिस. एक आईएएस ऑफिसर ने मेरे को फ़ोन किया था, अनफॉर्चुनेटली मेरे को नाम याद नहीं है, जम्मू से फ़ोन आया था उनका. तो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था जब रिजांगला आई. बोला, कुलप्रीत, congratulations. He was not known to me, but he said, I'm first introduced himself. Then he said, I'm calling to congratulate you that you've written a book on Rizangla. He said, I was surprised that till now nobody's written on Rizangla. And he said, I had very elementary information about Battle of Rizangla. And he said, I told my son, who's a school going boy. And he said, मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि पापा ये इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी गई थी वहाँ पे. तो he said, me and my son on 18th of November, the day Rizangla was fought, we pitched a tent in Rizangla in minus 20-25 degrees and stayed for the whole night to experience. Wow. So I said, and he said, you've written a book. He said, my son is talking about this book in the whole class. So I thought that somehow these soldiers have given their lives, and they've given their lives for our country. But today, by their story, if we can motivate ourselves and motivate our own citizens and draw strength from this and grow, Sure. what is the harm? And these are not any other stories. These are stories of valor. These are stories of passion, and these are stories of sheer patriotism in the
utmost raw sense जो आप Absolutely. experience कर सकते हो. Absolutely, with limited firepower, with bad clothing, in extremely difficult circumstances as far as weather is concerned, all those things. So coming to this book, so इसमें actually इसमें भी एक मेरी मदर का जो गांव है हरियाणा में, तो उसमें जब भी हम छुट्टी में जाते हैं उसके पड़ोस का एक गांव है, वहाँ पे एक वीर चक्रा एक है लैंस हवलदार उमराव सिंह, Okay. उनको वीर चक्र मिला है। तो उनके बारे में कभी कभी वो सुनते रहते थे। मैं कभी उनके घर गया नहीं, लेकिन ड्यूरिंग रिसर्च ऑफ दिस बुक आई वेंट एंड विजिटेड हिज फैमिली। वो तो उस समय पोस्टमस मिला था, वो तो 65 में ही शहीद हो गए थे। लेकिन मैं उनके बेटे से मिला जो अभी बुजुर्ग हैं, और उनके पोते से मिला जो आर्मी ज्वाइन करके रिटायर भी हो चुके हैं। अरे हाँ, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट सो 3 तो उनका वहाँ पे वो उन्होंने मेमोरियल गाँव में बनाया हुआ, तो बहुत मेरे को प्रोत्साहन मिला, अच्छा लगा। तो मेरे को लगा कि और भी लोगों से मिलता हूँ। फिर मैंने जितने भी इसमें लोगों ने फाइट किया, आई एम सॉरी, जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, उनको मैंने मिलने की कोशिश की। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैं मेजर रणजीत सिंह दयाल की डॉटर से मिल पाया, और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली एल्बम्स उन्होंने उनके हस्बैंड ने खोल के दिखाई। मैं वैसे ही 6 डोगरा के कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल संधू, और उनसे मिला। और इसमें जो डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, मेजर अरविंदर सिंह, ही रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर एंड ही लिव्स हियर इन नोएडा। अरे वाह। तो मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताया। उनकी टांग में चोट लग गई थी, गोली लग गई थी, और उनको बैटल से इवैक्यूएट किया गया था, और वो 2 साल तक चल नहीं पाए थे। 6 मंथ तक तो बेड रिडन थे। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी डिटेल्स प्रोवाइड की, और बहुत सारी बुक्स भी हैं। तो ये सब मैं जैसे जैसे एक एक चीज़ मेरे को पता चलती गई, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, मोटिवेशन आता गया रोज। हाँ, और मेरे को लगा कि ये शायद मैं अगर इसको पूरी अचीव कर पाऊंगा, एंड आई विल बी वेरी ट्रूथफुल, दिस वाज अ वेरी हार्ड बुक टू राइट, because we are talking about a landmass of 500 square kilometers in which 15 battalions are fighting. 15 battalions means 15,000 people. One battalion's got 1,000 approximately. Of course, 500-600 only fight, but just to give you the numbers. And over a period of 28 days, so many names, so much of equipment, so much of movement. How do I bring a sense into all this and present it as a narrative? True. Which is why I had to not just separate this book into chapters, but also sections. And I approached it in a way that today I think I feel relatively satisfied that even if a person who does not know anything about army, when he reads it, there's a very detailed glossary at the end. But I've tried to keep it very, very simple. And of course, everybody who's fought that war was a hero. But sometimes many heroes' stories are not known to us. True. Right? So I have taken written about the people whom I thought were important, and they played a significant role, and I could find information about them. True. By meeting their family members, by going to the unit, और सबके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी भी नहीं, दैट्स ऑल्सो अ सैड रियलिटी, बट हाँ वही है। Correct. राइट। अब व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज, तो इतने हम बात कर लिए, उसी में कई बार कई चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। यू आर ऑल्सो एन एक्टर, डू यू थिंक, मतलब यू हैव एक्टेड इन वेब सीरीज, यू हैव एक्टेड इन फिल्म्स, डू यू थिंक इस पे कुछ बनना चाहिए? इसमें मेरे हिसाब से तो ज़रूर बनना चाहिए। आप बस ये आप स्क्रीन पे लिखोगे? विश करो, स्क्रीन प्ले मैं पक्का लिखूंगा। ठीक है। और आप ये विश करो कि मेरे को कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो मैं ही बना दूंगा, क्योंकि मैंने 6 शॉर्ट फिल्में बनाई है, और मैं फीचर फिल्म, वेब सीरीज़ खुद प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, मेरे कनेक्शन में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। तो डेफिनेटली मेजर रंजीत सिंह दयाल, हु इज़ द hero of this battle of Haji Pir, is a very, very worthy leader. We can all learn from his, bravery and courage and leadership. So मेरे हिसाब से ज़रूर बननी चाहिए। So let us see कब बनती है, क्या होता है। That is for the destiny to unfold. Let's wish for that to happen. Right. On that note, I guess बहुत शुक्रिया for having this conversation. It was lovely to know these stories of valor and passion from you. The Battle of Haji Pir by Gulpreet Yadav, this is up for grabs. मतलब
अगस्त के महीने में ये रिलीज होने वाली है। 28 अगस्त को जिस दिन हमने कैप्चर किया था उसी दिन ये शेड्यूल्ड है फॉर द ऑफिशियल लॉन्च। ऑफिशियल रिलीज, बट वैसे प्री ऑर्डर में अवेलेबल है, तो अगर कोई भी ऑर्डर करना तो चाहें किताब तो पढ़िए। हाँ, और Amazon फॉर पे। ऑल दोस पीपल जो सोचते हैं कि किताबें अब इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं, उनका मार्केट कम हो रहा है, मुझे लगता है ये उन किताबों में से है जो इस पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा। किताबें बहुत ज़रूरी है, सबके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन आप एज के साथ रियलाइज़ करते हो कि ये पन्नों के अंदर जो ज्ञान लिखा है वही सब्सटैंशली काम ज़्यादा आता है, मोर देन Correct. एनीथिंग एल्स। करेक्ट। Thank you very much, Kulpreet, for having this थैंक conversation. यू, थैंक यू आबिर। Thank you.